हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गणित में आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर जो है आपका 3 नंबर चैप्टर है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास है उसी में हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे जो कंसेप्ट है, सारा का सारा जो फार्मूला है वो डिस्कशन करते हैं। और अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझना चाहते हैं तो आज के क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का निचोड़ जो है वो आज ही के क्लास में हम सीखने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर क्या है, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम लोग पढ़ेंगे, वो सब भी आपको आज के क्लास में ही सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देखा जाए इस चैप्टर के नाम पर अगर पहले फोकस किया जाए तो आप लोग यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले, क्या है, दो चर वाले, ठीक, रैखिक समीकरण युग्म। क्या है भाई साहब? तो इस चैप्टर का नाम जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण और युग्म। यानी कि इस चैप्टर के नाम में 3 चीज़ छिपा हुआ है। जब कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जाइए तो सबसे पहले उस चैप्टर के नाम के अर्थ को ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि जो चैप्टर का नाम होता है वो बहुत ही सोच समझ करके रखा जाता है और चैप्टर के नाम में ही इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे चीज़ें छिपी होती है। अगर देखा जाए इस चैप्टर के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ाई करना है। किसके बारे में पढ़ाई करना है? तो रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ाई करना है। वैसा रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर होंगे, चर संख्या कितने होंगे? 2 होंगे, और उसके एक युग्म का पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ जानना है। सबसे पहला तो जानना है रैखिक समीकरण। इससे पहले 2 नंबर चैप्टर में जिसका नाम था बहुपद, उसमें आप लोगों ने सुना था रैखिक बहुपद। क्या सुना था आप लोगों ने? आप लोगों ने सुना था रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद सुना था, ठीक। तो रैखिक बहुपद आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में आप लोगों को रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो आप बोलेंगे कि सर रैखिक समीकरण और रैखिक बहुपद में क्या अंतर है? रैखिक को अगर बगल में रख दिया जाए तो हम लोग अगर डायरेक्ट सीधा सीधा ये जानने की कोशिश करें कि समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि समीकरण और बहुपद में कोई बड़ा या फिर कोई ज़्यादा अंतर जो है नहीं होता है। क्या अंतर होता है समीकरण में और बहुपद में, वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हल्का हम इसको भी मिटा लेते हैं ताकि हम केवल ये समझ पाएँ कि ये समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुपद, और हम बात करते हैं जो है समीकरण के बारे में। किसके बारे में? तो समीकरण के बारे में। बहुपद आप लोग पढ़ाई करके आ चुके हैं, और समीकरण हम यहाँ पर आज क्या कर रहे हैं। अगर मैं ये मानूँ कि आप बहुत ही 0 लेवल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही है जो उस बच्चों को भी समझा दे जो कुछ नहीं पढ़ा हो। जो बच्चे पहले से बहुत पढ़ के रखा है, 9th में उन्होंने बहुत मेहनत किया है, 8th में बहुत उन्होंने मेहनत किया है, तो उनको पढ़ाना कोई जो है बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत चीज़ जानते होते हैं, तो उसको हल्का भी समझाया जाता है तो अच्छा समझ जाते हैं। लेकिन हम ये लक्ष्य लेके चलते हैं कि वो बच्चों भी समझ पाएँ जिसको कुछ भी नहीं आता है। तो जैसा कि पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में अगर बात किया जाए, चैप्टर नंबर 2 में जिसका नाम था बहुपद, उसमें हमने देखा था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद में हम लोगों ने कई बहुपद के प्रकार को हम लोग पढ़े थे, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, 4 घात वाले बहुपद का भी कई जगहों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो बहुपद तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा सामना समीकरण से हो रहा है। तो बहुपद और समीकरण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 3x + 5, 3x + 5, ये हमने क्या किया, लिखा। तो आप ऐसा चीज़ तो चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारा देखे हुए हैं, बिल्कुल। तो आप बोलेंगे सर ये 3x + 5 जो है वो रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद इसको बोलेंगे? क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, और
ये चीज़ें आप कई बार देख चुके हैं। तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। तो सर बोलेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होगा, ये बताइए ज़रा। अगर रैखिक बहुपद है तो समीकरण क्या होगा। तो देखिए, याद रखिए समीकरण क्या होगा। अगर हम 3x + 5 और बराबर में लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा समीकरण और ये कहलाएगा बहुपद। तो सर समीकरण और बहुपद में तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बराबर का साइन यानी कि बराबर का चिन्ह नहीं है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे 3x + 5 = 0, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। तो आप इतना ही समझिए कि जो बहुपद होगा उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होगा, और बहुपद को ही अगर हम इसमें अगर 0 के बराबर कर दे, बहुपद को ही हम क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे, यानी कि उसमें बराबर का चिन्ह डाल दे, तो वो समीकरण हो जाएगा। तो आपने देखा कि समीकरण और बहुपद में कितना अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर समीकरण और बहुपद में नहीं है। तो पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में आपने जाना था कि ये चीज़ क्या है, ये है रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद भी इसे हम बोलते हैं। और इसमें चर संख्या केवल एक ही दिखाई दे रहा है, वो है कौन, x। तो इसे बोलेंगे हम लोग, इसे क्या बोलेंगे, अगर हाँ तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एक चर वाला रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाला, एक चर वाला रैखिक बहुपद, एक चर वाला रैखिक बहुपद बोलेंगे। एक चर वाला रैखिक क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद बोलेंगे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम लोग एक चर वाला, एक चर वाला रैखिक, एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे इसको। एक क्या बोलेंगे इसको, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। हल्का अच्छा से लिख देते ताकि आप लोगों को भी कभी भी अगर आप नोट खोले तो आपको पूरा डिटेल में क्या हो सके, दिखाई दे सके। ये था बहुपद, क्या था, तो ये बहुपद था, और ये है समीकरण। क्या चीज़ है, समीकरण है। तो सर आप पढ़ा रहे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, लेकिन अभी आप बात करने लगे एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में। तो बस यही एक सीखने का, अच्छा तरीका से सीखने का एक विधि है। आप पहले आसान चीज़ों को सीखें, फिर भारी चीज़ों को सीखें, या फिर उस चीज़ों को सीखें जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो इसका नाम हमने दे दिया एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब एक चर वाला इसको हम क्यों बोले वो जानिए। इस वाले समीकरण को हम एक चर वाला क्यों बोले, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर संख्या दिखाई दे रहा है, एक ही चर संख्या दिखाई दे रहा है, वो है x। अगर किसी समीकरण में दो चर संख्या दिखाई दे, x और y या p और q, मतलब कोई भी दो चर संख्या दिखाई देगा, तो हम उसे बोलेंगे दो चर वाले। क्या बोलेंगे, दो चर वाले। और इसको रैखिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं, रैखिक समीकरण इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात क्या है, तो एक है। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो है एक चर वाला और दूसरा है रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला इस वाले समीकरण को, इस वाले समीकरण को हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही चर दिखाई दे रहा है, वो x है, और ये इसका सबसे बड़ा घात एक है, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक, तो अब आपको ये तो नहीं पढ़ना है, आपको तो पढ़ना था कौन चीज़ सर, आपको जो पढ़ाई करना था वो पढ़ाई करना था दो चर वाले, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ क्या होगा, सीधा सीधा समझिए, वह समीकरण जिसका घात एक हो, घात कितना हो, तो घात अधिकतम घात एक हो और चरों की संख्या दो हो। चर कितने हो, चर दो हो, चर कितने हो, दो हो। जैसे कि यहाँ पर एक ही चर है x, तो इस वाले में होगा x और y। ठीक, यहाँ पर तो हम लोगों ने बेसिक रूप से इसको समझने की क्या किया है, कोशिश किया है। तो आप लोग समझ गए कि दो चर वाले का क्या मतलब है। दो चर वाले का मतलब है वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो, और रैखिक समीकरण का मतलब है भाई घात एक वाला समीकरण। और युग्म का क्या मतलब है, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। युग्म मीन्स क्या होता है भैया, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा, और जोड़ा मीन्स दो, जोड़ा मीन्स दो। एक साथ अगर हम दो समीकरण लेंगे तो हम बोलेंगे उसे युग्म।
अब हम इस चीज़ों को पूरे डिटेल में भी आगे क्या करने वाले हैं, सीखने समझने वाले हैं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस समीकरण का एक एग्जाम्पल हम दे करके आपको समझाने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 5x + 3y और मान लीजिए कि +8 = 0। इस समीकरण को ज़रा आप गौर से देखिए। गौर से देखने का मतलब ये है कि देखिए इसमें ये तीनों चीज़ें मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर बात किया जाए इसको दो चर वाले हम बोलेंगे, इसको तो हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक चर और यहाँ पर दूसरा चर दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम दो चर वाले बोलेंगे। रैखिक समीकरण क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी घात एक और यहाँ भी घात एक, यानी कि सबसे बड़ा घात इस समीकरण का एक है, और इसे हम युग्म नहीं बोलेंगे। युग्म क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम्पल केवल इस एग्जाम्पल में केवल एक ही समीकरण है। कितने समीकरण है, एक ही समीकरण। और अगर आप इस तरह का दो समीकरण एक साथ लिखिएगा तो वो होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। मान लीजिए एक समीकरण हमने लिख लिया 3x - 7y और +6 = 0, +6 = 0। तो ये वाला, ये दोनों अगर एक साथ आप देखेंगे, इस दोनों को अगर आप एक साथ देखेंगे तब ये दोनों कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो आपने देख लिया ये क्या है, इस दोनों को एक साथ जब हम बोलेंगे तो इस दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, दोनों को एक साथ बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो आपने दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को कुछ हद तक समझा होगा, और आगे और डिटेल में इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका से क्या करते हैं हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर अब हम लोग सेपरेट समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमें पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं पहले उसके बारे में ही क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सीधा सीधा बोलेंगे कि वह समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, चर कितने हो, केवल एक हो। चर संख्या और अचर संख्या हम आपको बता के आए हैं पहले से ही, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो वह समीकरण जिसमें केवल एक चर हो तथा जिसका अधिकतम घात एक हो, मतलब सबसे बड़ा घात एक हो, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण को, ये 5x + 3 = 8। ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें केवल एक चर संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है x, और इसका अधिकतम घात भी एक ही दिखाई दे रहा है। x का घात कितना है, यहाँ पर एक ही है। तो ये हो गया आपका एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप ये भी देख सकते हैं कि 3y - 6 = 15। इसमें भी चर संख्या केवल एक ही दिखाई दे रहा है। चर संख्या इसमें कितना दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, और इसका सबसे बड़ा घात भी क्या है, एक ही है। तो ये क्या कहलाएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आप लोग इस तरीका से समझे होंगे। अब हम बढ़ते आगे, और आगे जो है वो हम क्या समझने वाले हैं, अब हम समझने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी भी इसमें युग्म नहीं आया है, तो हम सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझ लेते हैं, फिर इसके युग्म यानी कि इसके जोड़ा के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर देखा जाए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बहुत ही आसान है। आप बोलेंगे वह समीकरण जिसमें केवल दो चर हो। कितने चर, चर जो है वो दो हो, तथा जिसकी अधिकतम घात एक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला एक उदाहरण जो है, इसमें दो चर दिखाई दे रहे हैं, एक चर तो x है और एक चर y है, और इसका अधिकतम घात भी एक ही है। x का पावर भी कुछ नहीं है तो एक, और y का पावर भी अगर कुछ नहीं है तो एक ही है। एग्जाम्पल 2 में भी आप देख सकते हैं कि दो चर संख्या दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा घात भी एक ही दिखाई दे रहा है। तो सीधा याद रखेंगे कि वह समीकरण जिसमें केवल दो चर हो तथा जिसका अधिकतम घात एक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण हम कहते हैं। ठीक, अब अगर आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम दूसरे रूप में भी क्या कर सकते हैं, तो परिभाषित कर सकते हैं। इसको दूसरा तरीका से परिभाषित करने का जो नियम है वो क्या है, हम अथवा लिख करके इसका दूसरा परिभाषा भी हम आपको बता देते हैं। इसका दूसरा जो परिभाषा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ax + by
प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां ए, बी एवं सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब ये ए, बी, सी कोई भी संख्याएं हो सकती है, परिमेय हो या अपरिमेय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आप लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया कि आपके जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसको दो तरीका से आप लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। हमने बोला कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण जो भी होगा उसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि दुनिया के जितने भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, दुनिया के जितने भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे उसका रूप ऐसा ही होगा, यानी कि वो देखने में सेम टू सेम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का ही होगा, जहां पर ए, बी और सी कोई भी वास्तविक संख्याएं जो है हो सकती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको बताने की, आप समझाने की जो है यहाँ पर कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग क्लियरली एग्जाम्पल के हेल्प से देख पा रहे हैं कि हमने दिया है 5x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। अब आप लोग मैच कीजिए कि ये इसके रूप का है कि नहीं है, या फिर ये दोनों भी जो समीकरण है वो इसके रूप का है कि नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम नीचे में ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस 8 बराबर 0 लिखेंगे तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना हुआ 5, एक्स के जगह पे ऑलरेडी एक्स लिखा हुआ है, बी का वैल्यू यानी कि बी का मान आपका 3 है और वाई के जगह पे वाई है, और 8 का एक्स प्लस बी वाई प्लस यहाँ पर ये सी होगा, 8 नहीं होगा, ये क्या होगा, तो ये सी है। यहाँ पर आप लोग क्लियरली जो है देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, सी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सी। तो सी का मान यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये समीकरण जो है सेम टू सेम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का दिखाई जो है दे रहा है। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या समझा कि जितने भी समीकरण होंगे वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का ही क्या होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो समझने की इसको कोशिश कीजिएगा। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का समीकरण का जो व्यापक रूप है वो कई बार आपके एग्जाम में क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप याद रखिएगा क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा। व्यापक रूप क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा। ये आप क्या करेंगे, याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण आपने समझा। अब हम लोग समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आपका जो चैप्टर है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जानिए कि आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म किसे बोलेंगे। वैसे तो हम आपको शुरू में ही इसको समझाने का क्या किए हैं, कोशिश किए हैं। लास्ट तक बने रहेंगे तो और भी अच्छा से आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो समझिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या मतलब होता है। तो बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के दो समीकरण को एक साथ लिया जाना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के दो समीकरण को एक साथ लिया जाना है। अगर आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का दो समीकरण अगर आप एक साथ लेते हैं तो वही कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख भी पा रहे हैं कि एक 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा है 5x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। ये दोनों के दोनों समीकरण आपने इस रूप का ही लिया है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का दो समीकरण आप अगर एक साथ लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, अब आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप पता होना चाहिए। इसका व्यापक रूप पता जो है होना चाहिए। तो देखिए, अगर इससे पीछे आप ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों ने देखा है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।
यानी कि ये वाला जो समीकरण है वो भी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है और ये समीकरण भी इसी के रूप का है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखे या युग्म का व्यापक रूप बताइए तो क्या बताएंगे वो समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होगा वो आप बोलेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। क्योंकि आप इस रूप का दो समीकरण एक साथ ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखेंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन ए है कौन और देखिए इसको जनरली हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं और इसको क्या करते हैं समीकरण हम 2 बोल देते हैं। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखने का क्या कारण है, इसके लिखने का कारण है कि जब कभी भी इस तरह का समीकरण आपके पास दिया जाए, इस तरह का समीकरण आपके पास जो है दिया जाए, यानी कि दो समीकरण एक साथ अगर आपको दे दिया जाए तो उसमें अगर आपको बताना हो कि समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है तो आप आसानी से बता पाएँ। अगर समीकरण 1 में x का गुणांक a है और साथ ही साथ समीकरण 2 में भी हम x का गुणांक a ही छोड़ देते तो मिक्स हो जाता कि समीकरण 1 का a कौन है और समीकरण 2 का a कौन है। इसीलिए हमने इसमें समीकरण 1 वाले में 1 1 लगा दिया है और समीकरण 2 वाले में 2 2 लगा दिया है। तो अगर आप इसको बोलेंगे समीकरण 1 और इसको बोलेंगे समीकरण 2 तो समीकरण 1 में जो a का मान होगा जिसको हम a1 बोलेंगे, a1 का मान हो जाएगा 2 और साथ ही साथ अगर बात करेंगे b1 का तो b1 क्या होता है, तो y का गुणांक होता है b1। तो y के साथ क्या चीज़ है, तो y के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 है, तो y के साथ 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिख लेंगे और जो c1 होगा वो क्या होगा, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको c1 को बोलते हैं समीकरण 1 में। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है -5 वही क्या हो जाएगा आपका c1 का वैल्यू होगा। याद रखेंगे ABC का जो मान है वो हमेशा आप चिन्ह के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे, चिन्ह के साथ। इसके बाद जो समीकरण 2 है उसके अंदर अगर आपको बोला जाए कि बताइए a2 का मान कितना है, तो a2 का मान समीकरण 2 में x के साथ क्या है 5 है तो यही होगा a2 का मान। फिर अगर बोला जाए कि b2 का मान बताइए, b2 का मान यानी कि समीकरण 2 में y का गुणांक, तो आप देख सकते हैं कि -3 है तो आप यहाँ पर लिखेंगे -3 और साथ ही साथ आप क्या करेंगे c2 का मान अगर आपसे पूछा जाए तो c2 का मान क्या बताएंगे, -2 बताएंगे। क्या बताएंगे, -2। तो हम आशा करते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, और अगर कोई भी दो समीकरण हमें दे दिया गया हो और वहाँ पर हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर लिखने के लिए बोला जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको तो PDF के रूप में मिल ही जाएगा, तो आप वहाँ से आप बार बार इसको रिवाइज भी करते रहिएगा। चलिए अब हम बढ़ते आगे। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक चैप्टर के नाम को ही समझ रहे थे और इसी दौरान आप लोग कई ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है जानकारी ले चुके हैं और अब आगे तो केवल क्या करना है, चीज़ों केवल हल करने वाला जो है सीखना है। अभी तक हम लोग चैप्टर के नाम को समझ रहे थे कि आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या है, और अब बात करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में आपको करना क्या है, किस चीज़ से संबंधित पढ़ाई करना है और किस तरह के क्वेश्चन को आपको इस चैप्टर में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसको हल करने की विधि लिखा हमने। अगर बात किया जाए कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है, अगर बात किया जाए कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है, तो मैं बता दूं कि आपको इस चैप्टर में क्या किया जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का दो समीकरण आपको हमेशा दिया जाएगा
और उस दोनों समीकरण का हल निकालने के लिए बोला जाएगा। दोनों समीकरण का हल निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको एक समीकरण दिया, अभी एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं इसको, पूरा ये डिटेल मत लेना है आपको। अगर मान लीजिए हमने दे दिया आपको 6x + 4y और -8 = 0, और दूसरा समीकरण हमने दे दिया आपको 5x - 2y और +12 = 0। तो ये क्या है? ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और अब हमने आपको बोला कि इसे हल करो। इसे क्या करो? हल करो। और याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में आपको बस एक ही काम करना है, और वो काम क्या है? तो वो काम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। इस पूरे चैप्टर में हमेशा आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो है मिलेगा और उसको हल करना होगा। अब आप बोलेंगे सर हल करने का क्या मतलब है? हल करने का मतलब है इस दोनों समीकरण को आप हल करेंगे, और हल करने के बाद x एवं y का क्या मान होगा ये क्या करेंगे? बताएंगे। इस दोनों समीकरण को हल करने के बाद x और y का क्या मान होगा, यही आपको क्या करना है? बताना है। तो आपने देखा कि इस पूरे चैप्टर में हमें एक ही काम करना है, और वो काम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। यानी कि क्वेश्चन में प्रत्येक बार हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा, यानी कि दो समीकरण एक साथ दिया जाएगा और उसको हल करना होगा, यानी कि उसमें x और y का मान क्या करना होगा? निकालना होगा। अब बात करें क्वेश्चन के टाइप का, तो क्वेश्चन दो टाइप का हो सकता है। पहला टाइप तो होगा आपका डाटा बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जिसमें आपको समीकरण पहले से ही दे रखा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो समीकरण हमने क्या किया है? दे दिया है। तो एक टाइप का तो क्वेश्चन वैसा हो गया जिसमें समीकरण पहले से दे दिया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको समीकरण नहीं दिया गया होगा, कुछ स्टेटमेंट दिया होगा। कुछ स्टेटमेंट क्या? दो स्टेटमेंट, यानी कि दो कथन आपको पहले से दिया गया होगा, और उस दोनों कथन के हेल्प से पहला काम आपको करना होगा कि दो जो है समीकरण प्राप्त करना होगा, और फिर उस समीकरण को हल करना होगा। तो पूरा मोटा मोटी बात अगर देखें तो यहीं पे आके रुकता है कि इस पूरे चैप्टर में हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। तो हम हल करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौन कौन सी विधि है उसके बारे में मैं पहले आपको क्या कर देता हूँ? जानकारी दे देता हूँ, ताकि आगे आपको ये कुछ नया ना लगे। हम वही जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। हम लोग इस तरह के दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे उसको किस किस विधि से हल करेंगे वही सीखने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधि हैं। कितनी विधि हैं? दो विधि हैं। कितनी विधि? दो विधि। पहला विधि आप याद रखेंगे कि बीजगणितीय विधि है, और दूसरा विधि आपको याद रखना है कि आलेखीय विधि है। दूसरा विधि कौन है? आलेख विधि। आलेख विधि को हम लोग ग्राफ विधि भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम भी है जिसको कहते हैं ज्यामितीय विधि। क्या कहते हैं? ज्यामितीय विधि। क्या कहते हैं? ज्यामितीय विधि भी हम इसे बोलते हैं। तो आपने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का दो विधि है। दो विधि में पहला विधि है बीजगणितीय विधि, और दूसरा है आलेख विधि। आलेख विधि का तीन नाम, आलेख विधि को आप लोग ग्राफ विधि भी कह सकते हैं या ज्यामितीय विधि भी कह सकते हैं। अब याद रखिएगा ये जो चैप्टर है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर, इसमें से एक क्वेश्चन आपका ग्राफ विधि से पूछा जाता है। तो आपने देखा कि दो विधि है, एक तो है आपका बीजगणितीय विधि, दूसरा है आलेखीय विधि। लेकिन याद रखिएगा कि जो बीजगणितीय विधि है उसके तीन विधि है। बीजगणितीय विधि में भी तीन प्रकार है। पहला आपका कौन है? तो पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि। दूसरा यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे
की विलोपन विधि, और तीसरा यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन चीज़, ब्रज गुणन विधि। तो अगर देखा जाए तो हमें पता चला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि में तीन जो है बीजगणितीय विधि है और एक ज्यामितीय विधि है जिसका नाम है आलेख विधि या ग्राफीय विधि। तो मुख्य रूप से चार विधि यहाँ पर आपका हो गया। पहला तो हो गया आलेख विधि, दूसरा हो गया प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा विलोपन विधि, और चौथा है ब्रज गुणन विधि। और आगे भी बहुत सारे चीज़ें हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चारों विधि से एक एक करके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। इस चारों विधि से एक एक करके हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना सीखेंगे, हल करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहला आपको पढ़ना है आलेख विधि यानी कि ग्राफीय विधि। ग्राफ बना करके किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकाला जाता है वो आज ही हम लोग सीखने वाले हैं। हल कैसे निकाला जाता है यानी कि x का मान कैसे निकाला जाता है और y का मान कैसे निकाला जाता है वो आज के क्लास में ही हम लोग अभी ही क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और फिर अगले क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, उसके अगले क्लास में विलोपन विधि पढ़ेंगे, उसके अगले क्लास में ब्रज गुणन विधि पढ़ेंगे, और उसके आगे और भी कुछ वेरियस टाइप का जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलग अलग कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन है उसको भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब हम लोग कैसे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना जो है सीखेंगे। तो सबसे पहला क्या पढ़ने वाले हैं, आलेख विधि, जिसको हम लोग ग्राफ विधि भी कहते हैं या इसको ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। तो अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने जा रहे हैं ग्राफ विधि से यानी कि आलेख विधि से। तो चलिए चीज़ों को सीखना समझना हम लोग शुरू करते हैं। ग्राफ के बारे में इससे पिछले क्लास में यानी कि बहुपद चैप्टर में भी हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग बहुपद चैप्टर का पढ़ाई अच्छा से मेरे वीडियो के साथ बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़े होंगे, एक एक चीज़ों को समझे होंगे, तो बहुत चीज़ आपको पहले से ही क्या होगा, पता होगा। तो आइए ग्राफ विधि से कैसे हम लोग जो है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं भी दिखाना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ कि देखो, एक समीकरण मैंने आपको दे दिया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण एक समीकरण है। और दूसरा समीकरण मैंने आपको दे दिया 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y और माइनस 18 बराबर हमने दे दिया 0। इसका नाम मैंने समीकरण 1 दे दिया और इसका नाम मैंने समीकरण 2 दिया। ये कैसा समीकरण है, तो ये है रैखिक समीकरण। अब मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में बताया था कि जो रैखिक समीकरण होगा उसका ग्राफ जो है सरल रेखा होगा। उसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, तो सर उसका ग्राफ सरल रेखा होगा, कुछ इस तरह की रेखाएं होंगी। तो समीकरण 1 से भी एक सरल रेखा ग्राफ के रूप में हमें क्या होगा, मिलेगा। आगे आप लोग जानेंगे कि आखिर सरल रेखा हमें मिलेगा कैसे, ये ग्राफ हमें प्राप्त कैसे होगा। अभी केवल इतना ही समझिए कि अगर समीकरण 1 एक रैखिक समीकरण है तो इसका मतलब सीधा ये है कि समीकरण 1 का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा होगा। साथ ही साथ जो समीकरण 2 है उसका भी जो ग्राफ है, समीकरण 2 का भी कौन चीज़, समीकरण 2 का भी जो ग्राफ है वो भी एक सरल रेखा होगा। वो भी क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। यानी कि दो समीकरण अगर मुझे एक साथ दिया जाएगा तो दोनों समीकरण से 2 रेखाएं हमें मिलेंगी। दोनों समीकरण से कितनी रेखाएं हमें मिलेंगी, 2 रेखाएं मिलेंगी। और अब आप याद रखिएगा कि अगर हम एक ही पेपर पर दोनों समीकरण का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों ग्राफ यानी कि दोनों रेखाएं 3 स्थिति में व्यवस्थित हो सकता है। कितने स्थिति में व्यवस्थित हो सकता है, 3 स्थिति में। इस दोनों रेखाओं को आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा आपका ये है और
दूसरा रेखा इसके समांतर आ सकता है। अगर हम ग्राफ खींचेंगे एक ही पेपर पर तो ग्राफ की दिशा जो है वो तय करता है समीकरण। तो मान लीजिए कि पहला स्थिति आपका ऐसा बन सकता है, पहला स्थिति ऐसा बन सकता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर आ गया। दूसरा स्थिति आपका ऐसा भी बन सकता है, ऐसा मतलब प्रतिच्छेदी, ऐसा मतलब प्रतिच्छेदी। एक रेखा क्या हो गया, एक ग्राफ क्या हो गया, दूसरे ग्राफ को प्रतिच्छेद कर दिया। कितने बिंदु पर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक बिंदु पर। तो ये दूसरा स्थिति बन सकता है। अगर एक ही पेपर पर, एक ही पेज पर दोनों समीकरण का ग्राफ अगर खींचेंगे तो दूसरा स्थिति ऐसा बन सकता है। और तीसरा स्थिति क्या बन सकता है, हो सकता है कि पहला रेखा पर ही दूसरा रेखा आकर के लेट जाएगा, दूसरा रेखा भी इसी पर आकर के क्या हो जाएगा, लेट जाएगा। ये तीसरा स्थिति बन सकता है। तीसरा स्थिति क्या कर सकता है, बन सकता है। यानी कि जो दोनों समीकरण के ग्राफ होंगे, दोनों समीकरण के ग्राफ होंगे वो इस तीन स्थिति में दिखाई दे सकते हैं। अगर हम एक ही पेज पर दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो वो दोनों इस तीन स्थिति में हमें दिखाई दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस वाले स्थिति को कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। अगर आप दोनों समीकरण का ग्राफ खींचे एक ही कार्तीय तल पर, तो अगर ये एक दूसरे के समांतर हो गया तो इसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। और अगर ये एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे इसको, रेखाएं बोलेंगे। और अगर आप एक ही कार्तीय तल पर दोनों समीकरण के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं और अगर एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी आकर के लेट गया तो इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे समपाती रेखाएं। अब यहाँ पर आपने यह देखा कि अगर दो समीकरण मुझे दिया जाएगा और उसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ तीन स्थिति में दिखाई दे सकता है। कितने स्थिति में दिखाई दे सकता है, तीन स्थिति में ग्राफ हमें दिखाई दे सकता है। अब याद रखिएगा कि हल, सर अभी तक हल का बात नहीं किए, हल क्या होगा। याद रखिएगा कि जब समीकरण एक का ग्राफ भी आप खींच लिए, समीकरण दो का भी ग्राफ खींच लिए, दोनों ग्राफ को एक ही कार्तीय तल पर दिखाए तो वो दोनों समांतर रेखाएं हो गई। एक के समांतर में दूसरा रेखा जो है प्राप्त हुआ आपको। तो इस स्थिति में याद रखिएगा कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में हल जो है नहीं मिलेगा आपको। यानी कि हल का क्या मतलब है सर। अब देखिए, अगर इस तरह से तीन स्थिति हमें मिलेगा तो हम हल कैसे प्राप्त कर पाएंगे, हल जो है कैसे प्राप्त कर पाएंगे। हल क्या होता है, हम दोनों समीकरण में x और y का मान कैसे निकाल पाएंगे, क्या होता है हल। तो देखिए, आप समीकरण एक का भी ग्राफ कार्तीय तल पर खींचेंगे और समीकरण दो का भी ग्राफ कार्तीय तल पर खींचेंगे। और अगर इस स्थिति 1 जैसा आपको ग्राफ मिला तो आप बोलेंगे कि कोई हल यहाँ पर नहीं मिलेगा, यानी कि x का कोई मान नहीं मिलेगा और y का कोई मान नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे कि क्यों। तो याद रखिएगा कि अगर दोनों रेखा, ये जो आपको दोनों रेखाएं दिखाई दे रही है, दोनों रेखा जिस बिंदु पर मिलेगी, एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलेगी वही बिंदु हल कहलाएगा। वही बिंदु क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो सर स्थिति 1 में दोनों रेखा तो किसी बिंदु पर मिल ही नहीं रही है, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। अगर जिस दो समीकरण का ग्राफ समांतर रेखाएं प्राप्त हुई तो उसका कोई हल नहीं होगा। ये जो दूसरा स्थिति जिसमें एक समीकरण दूसरे समीकरण को प्रतिच्छेद जो है कर रही है, इसमें हम बातों पर कुछ विचार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों रेखाएं, दोनों जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर आकर के क्या हो रही है, मिल रही है। तो याद रखिएगा, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। वही इस क्या कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा समझिए कि ग्राफ खींचने के बाद दोनों रेखा
जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु का निर्देशांक ही आपको उस समीकरण का हल देगा। जब हम हल करके दिखाएंगे एक, तो आप वहां पर समझ पाएंगे। याद रखिएगा दूसरी बात यह भी कि दोनों रेखा एक दूसरे से जितने बिंदु पर मिलेगा उतना हल होगा। तो यहाँ पर स्थिति 1 में जब समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही है तो ये दोनों एक भी बिंदु पर नहीं मिल रहा है, यानी कि एक भी हल नहीं होगा इस स्थिति में। और अगर मान लीजिए किसी समीकरण का प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको ग्राफ मिल गया, यानी कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को अगर प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई दे दिया, तो कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? ये यहाँ पर ये एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस स्थिति में एक हल मिलेगा, एक हल मिलेगा, यानी कि x का एक मान मिलेगा और y का भी एक मान मिलेगा। और अगर रेखाएं संपाती हो जाए, यानी कि एक रेखा पर दूसरी रेखा आकर के लेट जाए, तो यहाँ पर अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा। यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, इस स्थिति में कोई हल नहीं, इस स्थिति में जो है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इस स्थिति में कोई हल नहीं मिलेगा। इस स्थिति में याद रखिए केवल एक हल, क्या बोलेंगे इसको? केवल एक हल मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा। क्या मिलेगा? केवल एक हल मिलेगा, जिसको अद्वितीय हल भी कहते हैं, जिसका चर्चा आगे करेंगे। और इस स्थिति में अनेक हल मिलेगा। क्या मिलेगा सर इस स्थिति में? तो इस स्थिति में अनेक हल मिलेगा। क्या मिलेगा? अनेक हल मिलेगा। क्यों सर इस स्थिति में अनेक हल क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों रेखाएं अनेकों बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही है। अनेकों बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही है। और जितनी बिंदु पर मिलेगी उतना ज़्यादा हल होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हल होगा। अब बढ़ते हैं आगे, और इस चीज़ों को हम जानते हैं कि कब, अगर दो समीकरण हमें दिया गया है तो कब जो ग्राफ है वो समांतर रेखाएं होगी, कब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और कब संपाती रेखाएं होगी। ये तो सर हमें पता होना चाहिए ना, बिल्कुल ये पता होना चाहिए। और चलिए अब हम इसको जानने की भी कोशिश करते हैं कि कब समांतर रेखाएं ग्राफ होगी, कब प्रतिच्छेदी रेखाएं ग्राफ होगी और कब जो है संपाती रेखाएं ग्राफ होगी। तो ये निर्भर करता है अनुपातों के तुलना पर। ग्राफ कैसा होगा ये किस पर निर्भर करेगा? तो ये निर्भर करेगा अनुपातों के तुलना पर। किसके तुलना पर? अनुपातों के तुलना पर ये क्या करेगा? निर्भर करेगा। अगर कोई दो समीकरण आपको दिया गया है, अगर कोई दो समीकरण आपको दिया गया है और उसके अनुपातों का तुलना अगर हुआ a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो याद रखिएगा कि उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। और हमने अभी जस्ट बताया है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कुछ इस टाइप का होती है, यानी कि वो दोनों एक बिंदु पर आकर के क्या होती है? मिलती हैं। और इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों केवल एक ही बिंदु पर आकर के क्या होती है? मिलती है। तो a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर अगर नहीं होगा तो जो आपको इस दोनों समीकरण का ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। और इसका केवल एक हल होगा, जिसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय का मतलब इसका दूसरा कोई भी हल नहीं होगा। जिसका दूसरा कोई ना हो तो इसका दूसरा हल कोई भी नहीं होगा, इसलिए इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। दूसरा बात याद रखिएगा कि अगर आपको कोई भी दो समीकरण दिया गया है और उसके अनुपात का तुलना a1 बट्टा a2 जो है बराबर हो गया b1 बट्टा b2 के और वो बराबर हो गया c1 बट्टा c2 के, अनुपात की तुलना अगर ऐसा हो गया तो उस स्थिति में जो ग्राफ मिलेगा वो संपाती रेखाएं मिलेगी। ग्राफ कैसा मिलेगी? संपाती रेखाएं। संपाती रेखा हम आपको बताए थे कि एक रेखा पर ही दूसरी रेखा आकर के क्या होगी? लेटी हुई दिखाई देगी, तो इसे संपाती रेखा मिलेगी। और जब ऐसा अगर अनुपात का तुलना होगा तो जो है हल कितने होंगे बीजगणितीय निरूपण में, यानी कि हल कितने होंगे? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ये अनेकों बिंदु पर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। और जब कभी भी अगर आपको दो समीकरण दिया गया हो
और आपने अनुपातों का तुलना निकाला तो आपको पता चला कि अनुपात जो है इसमें A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे बराबर को काट दिया गया है। तो जब कभी भी अनुपातों का तुलना किसी भी दो समीकरण का ऐसा प्राप्त हो तो आप बोलेंगे इसका जो ग्राफ है वो समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं का मतलब है ऐसी वाली रेखा जो एक दूसरे के समांतर हो, ट्रेन की पटरी की तरह। और इसमें अगर हल की बात करी जाए तो कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं कोई हल होगा? क्योंकि ये दोनों एक भी बिंदु पर नहीं मिलते हैं। और हमने आपको बताया है कि दोनों रेखाएं जितनी बिंदु पर मिलेगी उतना हल होगा, जितनी बिंदु पर मिलेगी उतना हल होगा। और ये दोनों एक भी बिंदु पर नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसका कोई भी जो है हल नहीं होगा। तो ये मोटा मोटी आपने समझा। हम आपको अनुपात का तुलना निकाल करके बना करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको अगर कोई भी दो समीकरण दिया गया हो तो आप A1/A2 निकाल लीजिए, B1/B2 निकाल लीजिए, C1/C2 निकाल लीजिए, और फिर आप उस तीनों को बराबर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि कौन बराबर आ रहा है और कौन बराबर नहीं आ रहा है। ठीक, तो एक में जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है उसकी अगर बात करें हम, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हाँ आखिर यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के बराबर कैसे नहीं हुआ। ये बराबर को काट दिया गया है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हुआ। तो कैसे बराबर नहीं हुआ ये मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये एक एग्जाम्पल है। इसमें अगर देखेंगे तो इसका नाम आप दे देंगे समीकरण 1 और इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। इसका नाम क्या करेंगे, समीकरण 2 देंगे। तो समीकरण 1 में गौर से देखिए कि x के साथ क्या है, कुछ नहीं है सर, x के साथ, यानी कि यहाँ पर जो आप देखेंगे A1/A2 का मान कितना होगा, तो वो 1/3 होगा, क्योंकि समीकरण 1 में x के साथ कुछ नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं x पर 1 रहा होगा। और समीकरण 2 में x के साथ 3 है, तो ये हो गया A1/A2 यानी कि 1/3 हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/3। फिर अगर B1/B2 की बात करेंगे तो B1 यानी कि समीकरण 1 में जो आपका ये y का जो गुणांक है वो, तो y का गुणांक आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि -2 है। तो ऊपर हमने क्या करा है, -2 लिखा है। और जो B2 का मान है वो आप देख सकते हैं कि y का गुणांक कितना है, तो y का गुणांक 4 है, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा गया है। तो इसमें हमें मिला -2/4, -2 क्या मिला, 4 मिला। और फिर बात करेंगे C1/C2 की। तो C1/C2 की अगर हम बात करने के लिए जाते हैं तो समीकरण 1 में C है ही नहीं, तो C का मान 0 बोल देंगे। और C2 की बात करेंगे तो -20 है, -20 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -20 लिखा गया है। हम इसको 0/-20 लिख सकते हैं। अगर हम इस चीज़ों को एक बार सॉल्व करने की भी कोशिश करें तो ये 2 का 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। बाकी ये सब कटने उठने की कोई जो है गारंटी नहीं लेगा। वैसे तो यहाँ पर ये 0 ही हो जाएगा, लेकिन अभी हम 0 नहीं करने जा रहे हैं। आप सीधा समझिए कि इस चीज़ को हम 1/3 है और -1/2 और 0/-20 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए कि 1/3 जो है -1/2 के कभी भी बराबर होगा, नहीं होगा। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं मतलब इसके बराबर को हम काट देंगे। और जब याद रखिएगा कि A1/A2 और B1/B2 ही अगर बराबर नहीं हुआ, यानी कि स्थिति आपको मिला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, B1/B2 वाला स्थिति आपको क्या हुआ, मिला। तो जब A1/A2 B1/B2 के बराबर न हो तो आप C1/C2 को देखेंगे भी नहीं कि ये दोनों बराबर है कि बराबर नहीं है। कोई इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला ही बराबर न हो तो दूसरा को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा समीकरण 1 एग्जाम्पल 1 का जब आपने एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि यहाँ पर अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के जैसे मिल रहा है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू B1/B2 के जैसे अगर सर मिलेगा, ठीक 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, तो अगर जो है नहीं मिलेगा
तो यानी कि अनुपात ऐसा मिला। अनुपात आपने देख लिया कि इस तरह का आपको क्या मिला, अनुपात मिला। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के जैसा आपको क्या मिला, अनुपात मिला। और जब कभी भी आपको किसी भी दो समीकरण का अनुपात का जो तुलना है ऐसा मिलेगा तो आप बोलेंगे इसकी जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, यानी कि ऐसा रेखा होगा और इसके केवल एक हल होंगे। और इसके बारे में एक दो बात मैं आपको और बताने वाला हूँ, ध्यान से सीखते रहिए, टाइम मत देखिए और चीज़ों को केवल क्या करते जाइए, तो ये सीखते जाइए। और आप समीकरण 1 को समझ गए होंगे कि A1/A2 कहाँ से आया, कैसे आया। हम अब समीकरण 2 को भी क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है इसमें आप देख लीजिए, जो समीकरण है उसमें A1/A2 का अनुपात कितना है, तो 2/4 है। B1/B2 का अनुपात कितना है, तो 3/6 है। और C1/C2 का अनुपात कितना है, तो -9/-18 है। यानी कि सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है 2/ यहाँ पर 4, 2/ कितना 4। इसके बाद जो है 3/6, 3/ क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। और -9/-18, -9/ क्या दिखाई दे रहा है, -18 दिखाई दे रहा है। तो हमें सीधा सीधा समझना ये चाहिए था कि 2 का 2 और 2 दूना 4 ये कट जाएगा, फिर 3 का 3 और 3 दूना 6 कट जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 9 का 9 और 9 दूना 18 भी ये क्या होगा, कट जाएगा। तो यानी कि 1/2 ये भी मिला आपको 1/2 और ये भी मिला आपको 1/2, ये मिला आपको। अब आप क्या करेंगे, देख पा रहे होंगे कि सभी तो 1/2 1/2 1/2 है, यानी कि ये इसके बराबर है और 1/2 इस 1/2 के बराबर है। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि A1/A2 जो है वो बराबर हो गया B1/B2 के, और ये B1/B2 भी C1/C2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपने देखा कि ये वाला जो स्थिति आपको दिखाई दे रहा होगा इस सारणी में, ये कैसे मिला और कहाँ से मिला। और अगर आपको कोई भी दो समीकरण दिया जाएगा तो आप इस तरह का अनुपात जो है निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप सीधा समझिए कि जब कभी भी किसी दो समीकरण का अनुपात ऐसा हो, ऐसा मतलब दोनों के दोनों बराबर हो, यानी कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और B1/B2 बराबर हो C1/C2 के, तो उसके जो ग्राफ होंगे वो समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखा मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा क्या करेगा, लाई करेगा, लाई मतलब लेटेगा। और जब ये दोनों एक दूसरे पर लेटेगा तो अनेकों बिंदु पर ये मिलेगा, अनेकों बिंदु पर मिलेगा और अनेक बिंदु पर मिलेगा, इसीलिए अनेक हल होगा। इसीलिए कितना हल होगा, अनेक हल होगा, यानी कि अनंत हल होगा। इसी तरीक़ा से आप अगर चेक करना चाहेंगे तीसरा एग्जाम्पल को, तो आपको मिल रहा है यहाँ पर A1/A2 का जो आपको अनुपात मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1/2। B1/B2 का जो अनुपात मिल रहा है वो 2/4 मिल रहा है। एंड अगर C1/C2 का अनुपात देखने के लिए आप जाएंगे तो -4/-12 मिल रहा है। -4/ कितना मिल रहा है, -12 मिल रहा है। तो आप इसको अगर काट खोट करने की कोशिश करेंगे तो वो तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 का 2 2 दूना 4 ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का 4 4 तिया 12 कट जाएगा। तो आपको मिला क्या, आपको मिला 1/2 1/2, यहाँ पर 1/2 और ये दूसरा भी मिला आपको 1/2 और तीसरा जो अनुपात है वो मिला 1/3। तीसरा क्या मिला, 1/3। देखो भाई ये 1/2 और ये 1/2 तो बराबर है, लेकिन 1/2 और 1/3 क्या बराबर होगा, बोलेंगे नहीं सर ये बराबर नहीं होगा, यानी कि बराबर को हम काट देंगे। यानी कि सीधा सीधा देखिए ये A1/A2 है, A1 क्या है, ये A2 है, ये बराबर है इस B1/B2 के, B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो जब पहला बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो, यानी कि अनुपातों का तुलना कुछ इस तरीका का मिले, तो ग्राफ याद रखिएगा संपात नहीं समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है। तो आपने ये समझने की क्या किया, कोशिश किया। अब हम एक दो चीज़ आपको और बताने की कोशिश करूँगा इस वाले जो समीकरण है इसमें। ये जो आपका ये है हाँ सारणी है इसमें, क्योंकि सारणी से जो चीज़ें हैं वो केवल इतना ही नहीं पूछा जाएगा,
इसमें आपको अलग अलग चीज़ें पूछ जाएगा। अगर देखा जाए कि याद रखने लायक बात क्या है, तो ये जो चीज़ है वो तो एग्जाम्पल है। ये क्या है? एग्जाम्पल है, उदाहरण है। याद रखेंगे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा पांचवा वो याद रखिएगा जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। देखिए, अगर यहाँ से हम एक लाइन क्या कर दे, पूरा ड्रॉ कर दे। एक लाइन मान लीजिए कि यहाँ से हमने क्या कर दिया, खींच दिया, ठीक। एंड दूसरा लाइन यहाँ से मैंने क्या कर दिया भाई साहब, खींच दिया। दूसरा लाइन यहाँ से क्या कर दिया, खींच दिया। मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझने की आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। इसमें इस सारणी में तीन चीज़ दिया गया है। पहला तो आपको अनुपात दिया गया है, दूसरा ग्राफीय निरूपण यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा वो दिया गया है, और तीसरा बीज गणितीय निरूपण यानी कि हल कितने होंगे वो दिया गया है। हल कितने दिए होंगे ये क्या किया गया है, दिया गया है। और दो चीज़ मैं आपको अपने तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ। दो चीज़ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अपने तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ। अपने तरफ से ऐड करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें कुछ छूट गया है जो हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ नहीं दिया गया है वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो संगत कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है संगत। एक मिनट सॉरी, इसके लिए ये क्या कहलाएगी सर, ये कहलाएगी संगत। क्या कहलाएगी? ये संगत कहलाएगी। तो याद रखिएगा, जब कभी भी अगर आपका अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो उसमें अगर पूछा जाए कि ये दोनों समीकरण संगत होंगे कि असंगत, तो बोलेंगे संगत होंगे। दूसरा, समपाती रेखा जो है वो आश्रित संगत होती है। क्या होती है? आश्रित संगत। एक मिनट आप रुकिएगा, चीज़ें डिटेल में ही पढ़ेंगे। कभी भी हम लोग भागने की कोशिश नहीं करेंगे, दौड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे सर? ये कहलाएंगे आश्रित संगत। आश्रित संगत कहलाएंगे। अगर आश्रित संगत न लिखा हो ऑप्शन में तो आप सीधा संगत भी बता सकते हैं। आश्रित संगत इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक रेखा दूसरे पर आश्रित होता है। एक रेखा दूसरे पर क्या होता है? आश्रित होता है, यानी कि लेटा होता है, इसीलिए इसको आश्रित संगत कहते हैं। और तीसरा, समांतर रेखाएं जो होती हैं वो असंगत कहलाती है। क्या कहलाती है? असंगत कहलाती हैं। तो कौन संगत होगा, कौन असंगत होगा और कौन आश्रित संगत होगा, ये आप लोग सीख पाए होंगे। हल्का हम आश्रित को और अच्छा से क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये क्या लिखने वाले थे हम लोग? आश्रित लिखने वाले थे, ठीक। तो अगर यहाँ पर समपाती रेखाएं होंगी ग्राफ, तो उसको बोलेंगे आश्रित संगत। क्या बोलेंगे? आश्रित संगत। तो अब आपको कौन संगत है कौन असंगत है ये पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। इसको संगत क्यों बोलते हैं? प्रतिच्छेदी जो रेखाएं हैं उसको संगत क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ऐसा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और इसको संगत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक बिंदु पर संग आके मिलता है, तो इसीलिए इसको संगत बोलते हैं। इसको आश्रित संगत क्यों कहते हैं? क्योंकि हमेशा एक दूसरे पर लेटा हुआ होता है और अनेकों बिंदु पर मिलता है, इसलिए इसको आश्रित संगत बोलते हैं। और तीसरा वाला जो समांतर रेखाएं हैं उसको हम लोग असंगत क्यों बोलते हैं? क्योंकि समांतर रेखा का जो ग्राफ है वो ऐसा होगा और ये दोनों के दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, एक दूसरे के संग नहीं रहते हैं, इसीलिए इसको असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ये कोई हवाबाजी नहीं चल रहा है, चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, सीखने समझने की कोशिश करेंगे। अब सर ये हो गया चौथा चीज़, और ये पाँचवा चीज़ क्या है वो याद रखिएगा। पाँचवा चीज़ है, कई बार आपको पूछा जाता है कि विरोधी है कि अविरोधी, तो ये याद रखिएगा, ये होगा अविरोधी। अविरोधी, अविरोधी। पता नहीं कि हमने विरोधी सही लिखा है कि नहीं, आप हिंदी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए हल्का हिंदी में ये दिक्कत होगा। तो ये अविरोधी होगा। दूसरा, ये भी अविरोधी ही होगा। ये भी क्या होगा? अविरोधी ही होगा। दूसरा भी क्या हो गया सर? दूसरा भी अविरोधी हो गया। हल्का हम इस अविरोधी को अच्छा से लिख देते हैं, जब आराम से चीज़ें पूरे क्लियर वे में हम लोग क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो ये भी क्या हो गया भाई साहब? ये भी हो गया अविरोधी। अविरोधी हो गया, ठीक।
एंड बात करेंगे तीसरा के बारे में, जो समांतर रेखाएं हैं तो वो होते हैं विरोधी। वो क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। विरोधी, ये भी कारण मैं आपको बताऊंगा कि किसे विरोधी कहते हैं, किसे अविरोधी कहते हैं, तो उसको पूरे ध्यान से क्या करेंगे, समझने सीखने की आप जो है कोशिश कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि इसका जो है पहला वाला को हम लोग जो प्रतिच्छेदी रेखा है उसको अविरोधी क्यों कहते हैं। आप लोग विरोधी और अविरोधी शब्द कई बार सुने होंगे। वह दो व्यक्ति जो एक दूसरे से दुश्मनी रखता है वो होता है विरोधी, और जो मित्र होता है वो होता है अविरोधी। जो मित्र होता है वो क्या होता है? अविरोधी। तो पहला वाला जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी होगी, और ये प्रतिच्छेदी में दोनों रेखा एक बिंदु पर आकर के मिलती है। तो जो मिलता जुलता रहेगा, साथ बैठता उठता रहेगा, गप करेगा, तो वो इसका मतलब है कि दोनों दोस्त है। दोस्त है मतलब विरोधी नहीं है, अविरोधी नहीं है, तो ये अविरोधी है। दूसरा वाला जो है वो है संपाती रेखा। संपाती रेखा तो भाई एकदम ये लेटा हुआ रहता है, इतना घनिष्ठ मित्रता है इसके पास, ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या हो, लेटा होता है। अब ये लेटा हुआ है तो ये क्या है, इसका मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र रहा होगा, इसीलिए हमेशा मिला होता है एक दूसरे से। तो ये मित्र है, यानी कि ये दुश्मन नहीं है, यानी कि विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है, इसीलिए हम इसको अविरोधी कहते हैं। लेकिन तीसरा समांतर जो रेखाएं होती हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है? तो समांतर रेखा एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती है। अब नहीं मिलती है इसका मतलब, अब कौन नहीं मिलेगा एक दूसरे से? तो जो दुश्मन हो या फिर विरोधी हो या फिर जो दोस्त न हो वही नहीं मिलेगा, तो ये दोस्त नहीं है, यानी कि दुश्मन है, यानी कि ये विरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विरोधी कहलाएगा। तो अविरोधी, विरोधी का क्या लॉजिक है वो आपने क्या करा, देखा, सीखा, समझा। अब जो है हम आशा करते हैं कि ये सारे चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्लास हल्का लंबा होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंसेप्टफुल होगा, समझने की आप जो है कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जो सारणी आपको दिखाई दे रहा है, इस सारणी से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो आप एक क्वेश्चन के हेल्प से क्या कीजिए, समझिए। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। मतलब ये दो समीकरण आपको दे दिया गया और पूछा गया कि ये दोनों समीकरण जो है संगत है कि असंगत है। तो दो तरीका है बताने का कि ये जो समीकरण है वो संगत है या असंगत है। पहला तरीका बहुत लंबा है, इसमें क्या कीजिए, दोनों समीकरण का ग्राफ खींच के देखिए कि ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि ऐसा आ रहा है। तो ग्राफ खींचेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका है अनुपात का तुलना। क्या है? तो अनुपात का तुलना। दूसरा तरीका क्या है? अनुपात का तुलना है। अनुपात का तुलना करके भी आप लोग बता सकते हैं कि संगत है कि असंगत। बोलेंगे कैसे सर? तो कैसे का जवाब मेरे पास अभी है। अनुपात का तुलना करके भी आप बता सकते हैं। अनुपात का तुलना कीजिए, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो संगत होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो भी संगत होगा, इसको तो हम आश्रित संगत बोल देंगे। और लेकिन a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के वह बराबर नहीं है, तो उसको असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को छेड़ दिए हैं तो इसको पूरा भी कर ही देते हैं। हमें बताना है कि ये दोनों समीकरण जो है संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसका नाम समीकरण 1 दे देंगे और इसका नाम समीकरण 2 दे देंगे। इसका नाम क्या करेंगे? समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 देने के बाद हम आगे क्या करेंगे? अनुपातों की तुलना करेंगे। तो अनुपातों की तुलना जब करने के लिए जाइए तो सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिख लीजिए। तो देखिए अगर यहाँ पर हम बात करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का, तो आप फास्टली बताइए कि a1 का मान कितना होगा। तो a1 का मान समीकरण 1 में x के गुणांक को कहते हैं। तो समीकरण 1 में x का गुणांक है 2। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कितना है, 2 है। a1 का मान हो गया। b1 का मान जो है y के साथ 4 है तो 4 हो गया, और c1 का जो मान है वो -12 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 में c का जो मान है वो -12 ही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात किया जाए a2 का मान कितना है, तो समीकरण 2 में x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम a2 का मान बोल सकते हैं कि 1 है।
और साथ ही साथ B2 का मान अगर पूछा जाए तो बताएंगे कि समीकरण 2 में y के साथ 2 है तो B2 का मान हम मानेंगे कि 2 है। और C2 का मान अगर बोला जाए तो C2 का मान यहाँ पर आप -4 दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? -4। अब हम अनुपात का तुलना करेंगे। तो अनुपात के तुलना में A1/A2, आप A1 का मान 2 और A2 का मान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1, यानी कि हम 2/1 लिख सकते हैं। B1/B2 यानी कि 4/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 4/2 लिख सकते हैं। और C1/C2 को हम -12 और -4 लिख सकते हैं। -12 -4 लिख सकते हैं। जो काटने खोटने वाली चीज़ें उसको काट दीजिए। देखिए 2 का 2 और 2 दूना 4, ये तो कट गया। माइनस से माइनस कट गया, 4 का 4 और 4 तिया 12 कट गया। अब क्या है आपके पास वो देखिए। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ये तो 2/1 हुआ। ये क्या हो गया? 2/1 हुआ। ये भी 2/1 हो गया। 2 बट्टा कितना हो गया? 1 हो गया। और ये 3/1 हो गया। ये कितना हो गया? 3/1 हो गया। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। यानी कि A1/A2 जो है वो बराबर हो गया B1/B2 का। B1/B2 का, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं हुआ C1/C2 के। C1/C2 के। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ऐसा स्थिति मिलेगा तो इसमें जो ग्राफ होगी वो होगी समांतर। ग्राफ कैसी होगी? समांतर रेखाएं होंगी, यानी कि इस तरह वाला रेखा होगा। अब आप देख भी सकते हैं कि पहला बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है, तो आपका समांतर रेखाएं ग्राफ बताया जा रहा है क्वेश्चन में, तो एक ग्राफ समांतर होगी। अब समांतर ग्राफ संगत होगा कि असंगत? तो भैया ये मिल ही नहीं रहा किसी भी बिंदु पर नहीं मिल रहा, तो ये असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में संगत असंगत नहीं पूछा होता, अगर पूछा होता कि विरोधी है कि अविरोधी है, तो क्या बताते? तो बताते ये एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा, तो ये विरोधी होगा। क्या होगा? ये विरोधी होगा। कैसा होगा सर? विरोधी होगा। और अगर विरोधी अविरोधी भी नहीं पूछा होता, अगर पूछा होता कि इसकी जो ग्राफ है कैसी होती, तो समांतर रेखाएं तो बता ही दिए हैं। अगर पूछा था कि कितने हल होंगे, इस दोनों समीकरण के कितने हल होंगे, अगर ये पूछा होता तो क्या बताते? तो बोलते कोई हल नहीं। क्या बोलते? कि कोई हल नहीं। इसके कितने हल होते? तो कोई हल नहीं होते। कोई हल नहीं होते। तो हल वाला भी आपने बता दिया, विरोधी अविरोधी संगत असंगत, तो कोई हल नहीं बताते। समांतर रेखाएं ये तो हमने आपको क्या कर दिया? बता ही दिया। तो अगर आपको कोई भी दो समीकरण अब दे देगा और उसमें कुछ भी पूछेगा, संगत असंगत पूछे, विरोधी अविरोधी पूछे, ग्राफ पूछे कि कैसा होगा, समांतर संपाती या प्रतिच्छेदी, या हल पूछे कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, तो इसके लिए आप सीधा डायरेक्ट काम क्या करेंगे? तो डायरेक्ट आप लोगों को काम करना होगा अनुपातों की तुलना। अनुपात का तुलना कैसा हुआ उसके आधार पर ही आपके उत्तर तैयार होंगे। तो इस तरीक़ा से हम आशा करते हैं कि आप लोग आज जो है ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो समझ पाए होंगे। अब अगले क्लास में हम लोग ग्राफ बनाना क्या करेंगे? शुरू कर देंगे। अगले क्लास में ग्राफ बनाना हम लोग क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। ग्राफ विधि से क्वेश्चन को हल करना जो है हम लोग शुरू कर देंगे, जिसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन आज ही हम लाए थे आप लोगों के लिए पेपर के साथ, ग्राफ पेपर के साथ लाए थे, लेकिन हम आज नहीं करेंगे, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा क्लास मैथ का अच्छा नहीं माना जाता। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और जितने भी प्यारे बच्चे अगर अभी तक ये हमारा जो पेड कोर्स है वो ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी प्यारे बच्चे, अगर आपके भाई बहन दोस्त मित्र यार कहीं भी पढ़ाई करते हैं, आपके रिश्तेदार कहीं भी दूर हैं आपसे, और वो अगर बेहतर से बेहतर इस तरीक़ा से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनको ये जो है बता सकते हैं कि LGR स्टडी पर इस तरह का जो कोर्स है वो चल रहा है, जिसमें इस तरह से डिटेल से क्या किया जा रहा है, पढ़ाई करवाया जा रहा है। तो हमारा भी एक ये होगा और जिसको बताएंगे उनका भी क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो आप चाहे तो बता सकते हैं अपने मित्र दोस्त यार को। आशा करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एकदम शेयर कीजिए, दबा के बताइए दोस्त भाई बहन मित्र यार को। और मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।